एपीएफसी पोस्ट क्या होती है, इस पर्टिकुलर पोस्ट पर सिलेक्ट होने के बाद हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे, हमारी पोस्टिंग्स कैसे होंगी, हमारी ट्रांसफर्स कैसे होंगी, हमारी प्रमोशंस कैसे होंगी। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल उन बच्चों के मन में होंगे जिन्होंने पहली बार इन एग्जाम्स के बारे में सुना होगा और प्रिपरेशन करने की सोच रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन पर्टिकुलर पोस्ट के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूं, भाई कैसे आपकी प्रमोशंस होंगी, कैसे आपकी पोस्टिंग होंगी, कैसे आपकी ट्रांसफर होंगी। तो ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक गाइड बुक पक्का डाउनलोड करनी है, बिकॉज दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। कि भाई सॉल्व पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, डिकोडेड सिलेबस कहां से मिलेगा और स्ट्रेटेजी कहां से मिलेगी, क्योंकि ये चीजें बार बार ढूंढते रहते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको इसको डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन में यूटिलाइज करना है। अब दोस्तों आते हैं हमारे आज के वीडियो पे, जो है जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफर ऑफ एन एपीएफसी ऑफिसर। देखिए आप लोगों को पता होगा भाई जो एपीएफसी एग्जाम में इसको क्वालिफाई करके आप ईपीएफओ का हिस्सा बनते हो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हो, और यहां पर आपकी पोस्ट असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के तौर पर होती है। अब दोस्तों ये पर्टिकुलर पोस्ट क्या है, देखिए पर्टिकुलर पोस्ट एक क्लास ए पोस्ट है। क्लास ए अगेन आप लोगों को पता है कि भाई ग्रुप सी, ग्रुप डी, क्लास बी क्लास है, तो क्लास एक बहुत ही टॉप मोस्ट जो है पोस्ट मानी जाती है हमारी गवर्नमेंट सर्विस के जो स्ट्रक्चर में। और यहां पर आप लोगों को लेवल 10 मिलता है एज पर दी पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन। मतलब ये जो लेवल है और जो क्लास है वो वही लेवल है जो कि आईएएस है, आईपीएस ज्वाइनिंग के बाद होल्ड करता है। तो यहां पर आप लोगों को काफी अच्छी लेवल पे, काफी अच्छी सैलरी के साथ जो है ज्वाइनिंग मिलती है। ये पोस्ट ग्रेजुएटेड पोस्ट है और ये परमानेंट नेचर की पोस्ट है। जब आप एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती नहीं होती, आपकी टेम्पररी भर्ती नहीं होती है, यू आर रिक्रूटेड ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो आप लोगों को टिल रिटायरमेंट यहां पर जॉब करने का मौका मिलता है। इसके बाद ये एक नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब का मतलब क्या है कि आप किसी मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल भले ही ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, बट आपके ऊपर जो कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री का नहीं रहेगा। आपके ऊपर पूरा कंट्रोल जो है वो इसकी जो ट्रिपार्टाइट बॉडी है ईपीएफओ की, उसका कंट्रोल रहेगा। तो उनके सीबीटी के अंडर आप जो है काम करोगे। एंड दोस्तों यहाँ पर जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी हो सकती हैं। अभी पोस्टिंग्स कैसे होती हैं, ट्रांसफर्स कैसे होती हैं, उनको समझ लेते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं पोस्टिंग्स की बात करूं तो आप लोग एग्जाम में जो रैंक सिक्योर करेंगे उसके बेसिस पर आप लोगों की पोस्टिंग होगी। देखिए आप लोग इतना तो समझते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जितने भी बच्चे ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वो रैंक 1 से लेकर रैंक 74 सारे के सारे ही एपीएफसी बनेंगे, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर रैंक से क्या फर्क पड़ने वाला है, जब सभी एपीएफसी बनेंगे रैंक से फर्क पड़ने वाला है आपकी पोस्टिंग का। मैं एक एग्जांपल लूंगा, जैसे लास्ट टाइम जब 2023 में एपीएफसी एग्जामिनेशन हुआ था तो सचिव नेहरा सर का रैंक 1 आया था। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। सचिव नेहरा सर वाज रैंक 1। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, सभी बच्चों की जो है मेडिकल वेरिफिकेशन वगैरह हो जाती है, तो आप लोगों के पास एक लेटर आता है ईपीएफओ की तरफ से, जहां पर आप लोगों को 1 से लेकर 128 सारे सेंटर मेंशन दिखेंगे और आपको इनको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेट करना होता है, लिस्ट बना के देनी होती है कि भाई आप इनका क्या प्रेफरेंस ऑर्डर बनाओगे कि भाई आपको कौन सा जो रीजन है या फिर कौन सा ऑफिस है वो प्रायोरिटी में चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सचिव नेहरा सर का ही एग्जांपल लेके कंटिन्यू करूं तो सचिव नेहरा सर ने बोला कि भाई मुझे सबसे पहले तो है करनाल चाहिए, मैं हरियाणा का हूं तो मुझे करनाल में अगर मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। करनाल नहीं मिला तो मुझे सेकंड प्रेफरेंस रोहतक दे दो। ठीक है, अगर रोहतक भी नहीं मिल रहा तो एक काम करो मुझे फरीदाबाद दे दो। अगर फरीदाबाद भी नहीं मिल रहा तो एक काम करो मुझे गुड़गांव दे दो। ठीक है, अच्छा गुड़गांव भी नहीं है, मेरे हरियाणा में 4 सेंटर है, चारों में से कोई भी नहीं मिल पाएगा मुझे, तो एक काम करो मुझे चंडीगढ़ दे दो। तो इस तरीके से इन्होंने 1 से लेकर 128 अपनी पूरी लिस्ट भर दी कि अगर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, ये चाहिए, अगर ये नहीं मिल रहा तो ये दे दो। तो 1 से लेकर 128 तक प्रेफरेंस भर दी और इन्होंने ईपीएफओ को भेज दी। तो जितने भी बच्चे सिलेक्ट होंगे वो सब अपनी प्रेफरेंस भर के भेजेंगे और सारे सेंटर की प्रेफरेंस भरनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ टॉप 10 या फिर टॉप 15 बताने, आपको सारी प्रेफरेंस अपनी मेंशन करनी है फ्रॉम 1 to 128। अब होगा क्या कि हर बच्चे ने अपनी प्रेफरेंस भेज दी। अब रैंक 1 है तो रैंक 1 को उसकी ही पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी क्योंकि उसके ऊपर कोई है ही नहीं इस प्रेफरेंस पे। तो यहां पर करनाल जो है वो सचिव नेहरा सर को एलोकेट हो गई क्योंकि वो रैंक 1 थे और उनकी प्रेफरेंस 1 करनाल थी। अब फॉर एग्जांपल यहां पर जो रैंक 2 थे, मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं कि वो भी हरियाणा से ही थे और उन्होंने भी अपनी पहली प्रेफरेंस करनाल ही भर दी। तो उस केस में रैंक 2 को करनाल नहीं मिलेगा क्योंकि रैंक 2 जो करनाल क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रैंक 1 करनाल ले गए। तो उस केस में इनकी रैंक 2 की जो सेकंड प्रेफरेंस होगी वो उनको मिलेगी। तो इस तरीके से जो प्रेफरेंस है वो जाती रहती है और जो रैंक होता है उसके बेसिस पे आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस मिलती है। मैं और एग्जांपल लूंगा कि हमारे जो निशांत ओझा सर थे जो हमारे साथ काम करते थे ऑफिस में एडुटैब में, उनका रैंक 49 था। ठीक है, उन्होंने अपनी पहली जो 8-9 प्रेफरेंस थी वो चंडीगढ़ हो गया, फिर पटियाला हो गया, ठीक है, फिर शिमला हो गया, फिर नोएडा हो गया। उन्होंने ऐसी सारी नॉर्थ इंडिया की जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी जहां पर उन्होंने कभी घूमा था या फिर जहां पर उनके रिलेटिव वगैरह थे, उन्होंने उनको भर दिया कि मुझे ये प्रेफरेंस मिल जाए।
और दोस्तों उन्होंने 15वां-16वें नंबर पे जाके मुंबई जो है प्रेफरेंस भरी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो पहली प्रेफरेंस थी सारी वो सारी फिल होनी शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो पहले इनसे 48 बच्चे थे उनको वो सेंटर मिल गए, उनको वो पोस्ट एलोकेट हो गई। तो रैंक 49 पे आके इनको मुंबई पोस्ट मिली, जो कि इनकी 15वीं-16वीं नंबर की प्रेफरेंस पोस्ट थी। तो इस तरीके से रैंक जो आप एग्जाम में सिक्योर करोगे उसके बेसिस पर आप लोगों की पोस्टिंग होगी, प्रेफरेंस आप भरोगे, और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उस पर्टिकुलर प्रेफरेंस पे, उस पर्टिकुलर जोन में या फिर उस पर्टिकुलर रीजन में, उसके बेसिस पे आप लोगों को जो है पोस्टिंग मिलनी शुरू होती है। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब बच्चों का सवाल ये होता है कि सर क्या चांसेस हैं होम पोस्टिंग के? देखो अगेन आपके रैंक पे डिपेंड करेगा कि भाई आपको होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपका रैंक अच्छा आता है, टॉप रैंक आता है, तो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि भाई आपको होम पोस्टिंग मिल जाए। लेकिन अगर आपका रैंक पीछे आता है तो उस केस में आपको जो है अपने लक पे जो है डिपेंड होना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोई स्पेशल केस है, तो वो लेटर लेके होम पोस्टिंग की गुजारिश कर सकता है। क्लियर है पोस्टिंग के रिगार्डिंग? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफर की। दोस्तों यहाँ पर भी जो ट्रांसफर है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर में होती है। ट्रांसपेरेंट मैनर क्या है कि भाई आप लोगों को एक जनरल रूल दिया गया है कि एक पर्टिकुलर जोन में या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में आप 9 साल तक रहेंगे, और एक पर्टिकुलर ऑफिस में, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आप 3 ईयर्स तक रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो निशांत ओझा सर मुंबई रीजन में, ठीक है, तो मुंबई रीजन में 4 ऑफिस हैं, तो वहां पर 4 ऑफिस में उनको हर एक ऑफिस में 3-3 साल एटलीस्ट बिताने पड़ेंगे, और 9 साल बाद उनको मुंबई से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वो मुंबई के 4 ऑफिस में सिर्फ 3 ऑफिस में ही जो है जॉब करेंगे 9 साल के दौरान, और 9 साल के बाद उनको किसी और रीजन में, दिल्ली रीजन में, कलकत्ता रीजन में, चेन्नई रीजन में, किसी और रीजन में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये रूल वहां पर जनरल बना हुआ है। हाँ, अगर कोई फैमिली की वजह से या फिर कोई मेडिकल इश्यूज की वजह से या अगेन कोई डिसेबल्ड कैटेगरी की वजह से कोई पर्सन अगर रिक्वेस्ट करता है अपने सीनियर को, तो उस केसेस पे उसको एक्सेप्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर अगेन देखो आप लोगों की सुनवाई जरूर है, आप लोगों की कंडीशंस को देखा जरूर जाएगा, उसके बेसिस पे ही आप लोगों को ट्रांसफर मिलेगी। बट जनरल रूल क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर जोन में आप 9 साल और एक पर्टिकुलर रीजन में आपको एटलीस्ट 3 साल, तो एक पर्टिकुलर ऑफिस में आपको 3 साल तो बिताने ही पड़ेंगे। अब मैं एक और एग्जाम्पल समझाऊंगा। जैसे हरियाणा है, तो अगर हरियाणा में 4 सेंटर हैं और आपको हरियाणा मिल गया है, तो हरियाणा के अंदर आप 9 साल तक रहेंगे, और उसके बाद आप हरियाणा के अंदर ही पहले करनाल में 3 साल हैं, फिर आप फरीदाबाद में 3 साल हैं, फिर आप रोहतक में 3 साल हैं, और फिर आपको हरियाणा के बाहर किसी और जगह जाना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी ट्रांसफर होती है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कैरियर प्रोग्रेशन की, कि भाई इस पर्टिकुलर पोस्ट पर सिलेक्ट होने के बाद हमारी प्रमोशंस का क्या बनेगा? क्या ये प्रमोशंस रेगुलर है या ये प्रमोशंस इरेगुलर है? क्या सिस्टम है प्रमोशंस का? तो अगेन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो एपीएफसी पोस्ट है ना, इस पे सिलेक्ट अगर आप हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आप बन जाते हैं, तो फिर आपको जो कैरियर प्रोग्रेशन है वो बहुत ही रेगुलर देखने को मिलेगा। ईओ पोस्ट पे कई बार हमें कंप्रोमाइज होता हुआ देखता है प्रमोशन की। भाई कई बार किसी को 6 साल भी लग जाते हैं, कई बार 8 साल भी लग जाते हैं, कई बार 10 साल भी लग जाते हैं, कई बार 12 साल भी लग जाते हैं। तो वहां पर प्रमोशंस थोड़ी सी इरेगुलर हैं, बट यहां पर एपीएफसी बनने के बाद आपको प्रमोशंस क्वाइट रेगुलर देखने को मिलती हैं। लगभग हर 5 साल बाद आप प्रमोट होकर अगले लेवल पर पहुंच जाते हो। तो सबसे पहले आपकी जो भर्ती हो रही है वो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पर, आप एपीएफसी बन रहे हो। इसके बाद आप पहली प्रमोशंस लेके आपका जो ग्रेड पे है वो 6600 का हो जाएगा, 5400 का है, और आप बनोगे रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2। ये एक विद इन जो डिफरेंशिएशन है 1 और 2 में, तो आपको पहले 2 बनने का मौका मिलेगा, आरपीएफसी 2 बनेंगे आप। फिर जो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होगी 5 साल बाद, तब आप आरपीएफसी 1 बनेंगे। अब देखो यहाँ पर ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। जनरली एपीएफसी जो है वो एक पर्टिकुलर सेंटर में आरपीएफसी के अंडर काम करता है। जब आप आरपीएफसी प्रमोट होते हो सर, आप एक पूरे सेंटर को, एक ऑफिस को संभालना शुरू कर देते हो। अगर छोटा ऑफिस है तो वो आपकी पूरी निगरानी में होता है। हाँ, अगर बड़ा ऑफिस है तो वहां पर आपको मल्टीपल आरपीएफसी देखने को मिल सकते हैं। बट जनरली एक आरपीएफसी 1 जो है, जो ये वाली पोस्ट है, ये पूरा ऑफिस संभालता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देखता है, और एपीएफसी ईओ जो भी एसएसए पीए वगैरह उन सबको मैनेज भी करता है। तो ये आपकी सेकंड प्रमोशन है, 5 साल के बाद ये और 5 साल के बाद ये। यहाँ पर आपका अगेन ग्रेड पे चेंज होकर 7600 जीपी का हो जाएगा। ठीक है, फिर आप प्रमोट होकर एडिशनल सेंटर पीएफ कमिश्नर 2 बनते हो। अगेन एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट और एक हाईली रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। आप लोगों को ये पोस्ट देखने को मिलेगी लगभग 15 साल बाद। फिर उसके बाद प्रमोट होकर एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर बनते हो, और फिर आप सेंट्रल पीएफ कमिश्नर बनते हो। तो ये एक बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट है। ठीक है, और जो ईपीएफओ के कई बार हेड होते हैं वो आपको आईएएस ऑफिसर भी देखने को मिलेंगे और सीपीएफसी भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आप लोगों को अपनी कैरियर की प्रोग्रेशन के बारे में दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगेन आपको रेगुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसी पोस्ट है जहां पर आप लोगों को एक अच्छी प्रोफाइल 15-20 साल बाद अपनी देखने को मिल सकती है। तो इस पोस्ट पे ही क्वालिफाई करने के लिए पूरी मेहनत करिए। मैं सजेस्ट यही करता हूं हमेशा कि भाई ईओ एग्जाम नो डाउट एपीएफसी की प्रिपरेशन से ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, बट अगर एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो लाइफ सेट है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि काम क्या करने पड़ेंगे सर इस पर्टिकुलर पोस्ट पे जब हम भर्ती हो जाएंगे। तो देखो मल्टीपल फंक्शन है, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं।
पहले तो आप लोगों को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ईपीएफओ में देखने को मिलते हैं। ये डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? अकाउंट डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, डैमेज रिकवरी डिपार्टमेंट है, आरटीआई डिपार्टमेंट है, एचआरएम डिपार्टमेंट है, एग्जामिशन डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जनरली ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों को अकाउंट्स, क्लेम सेटलमेंट, लीगल या फिर कंप्लायंस डिपार्टमेंट में जो है ज्वाइनिंग मिलती है। बट जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड आप लोगों का 2 साल है, और प्रोबेशन पीरियड के बाद आप लोगों का एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग पूरी कंप्लीट मानी जाएगी। तो यहां पर आप लोगों को हर एक डिपार्टमेंट में ड्यूरिंग प्रोबेशन तो एक बार घूमना पड़ेगा, ताकि आप हर किसी की फंक्शनिंग कर लो। और यहां पर आपकी अगेन 24 वीक की जो एक ट्रेनिंग भी होती है, लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, जहां पर आप सारे डिपार्टमेंट से 1 बाय 1 काम करके पूरा एक्सपीरियंस लेते हो कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन एचआरएम फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है, कस्टमर डिलीवरी कैसे करनी है, मुझे एग्जामिशन इंडस्ट्रीज को कैसे चेक करना है। तो यहां पर ये ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को हर एक डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। बट फाइनली जनरली एपीएफसीज को इन डिपार्टमेंट में जो है एलोकेट कर दिया जाता है। अब दोस्तों काम क्या है, ध्यान सुनिएगा। पहला काम है इन्फोर्समेंट एंड रिकवरी फंक्शन। देखिए, आप हो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ईपीएफओ में, और ईपीएफओ क्या कर रहा है? ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी की काम कर रहा है। 3 तरह की स्कीम्स बेसिकली वो मैनेज करता है। एक है पेंशन फंड स्कीम, प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम। तो इन चीजों को इन्फोर्स करना, मतलब इंडस्ट्रीज जो कि इन पर्टिकुलर एक्ट्स के अंदर कवर होती हैं, जो कि क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं कवरेज का, तो उनको चेक करना कि भाई क्या वो ये स्कीम्स या फिर ये एक्ट फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो उन पे इन्फोर्स करना। और अगर दोस्तों कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऐसी है जो कि लोगों का क्लेम या पीएफ सबमिट ही नहीं कर रही है, अपने पास दबा के बैठी है, तो उनसे वो चीज रिकवर करना। तो यहां पर बेसिकली आपका काम क्या हो जाता है कि भाई आप ईओयू की मदद से इंडस्ट्रीज के ऊपर एक कंट्रोल रखो और चेक करो कि भाई जितने भी हमारे स्कीम्स के प्रोविजन है वो उनको जो है टाइमली फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सेकंड फंक्शन है क्वेसी जुडिशियल फंक्शन। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कि भाई अगर मान लो किसी कंपनी ने देखा कि आपने पीएफ एक्ट फॉलो नहीं किया, तो आपको उसके खिलाफ एक लीगल प्रोसीडिंग चालू करनी पड़ेगी। तो लीगल प्रोसीडिंग की पावर आप लोगों के पास है, आप उसको समन कर सकते हो, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर उससे मंगवाने हैं वो मंगवा सकते हो। आप ईपीएफओ को सिविल कोर्ट में उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंट करोगे। इसके अलावा अगर मान लो कोई कस्टमर से कोई इशू है, कोई कंज्यूमर रिलेटेड इशू है, तो अगेन उसमें भी आप जो है लीगल पावर्स रखते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आप लोगों का, और इसीलिए बेसिकली आप लोग ही जनरली रिप्रेजेंटेशन जो है ईपीएफओ के बिहाफ पर कोर्ट में देते हो। तो यहां पर आप लोगों की, इसीलिए जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, तो आपकी जो गांधीनगर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी ट्रेनिंग होती है लगभग 6 हफ्तों की। आपको पूरा लॉ के बारे में बताया जाता है, लीगल प्रोविजन के बारे में बताया जाता है, और इसलिए लेबर लॉ यहाँ पर एक प्रोविजन भी है। तो ये एक फंक्शन है। तो एक और फंक्शन क्या है? फाइनेंस फंक्शन, जहां पर आप एनुअल अकाउंट्स रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हो, आप जो है बैंक सेटलमेंट जो है चेक करते हो, बैंक से लाइजनिंग चेक करते हो कि भाई जो आपके क्लेम्स जो आपने डिसबर्स करने हैं वो क्या एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हो रहे हैं। तो ये वाला फंक्शन आपका है। एचआरएम फंक्शन आप लोगों का होता है कि कई बार आप लोगों को डिपार्टमेंट में आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, भाई आप ही संभालो एक पर्टिकुलर ऑफिस कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखना, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग होने चाहिए, उसकी कैडर की जो है एक बार चेकिंग करना। फिर आपको कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग जो है काम करना पड़ता है कि भाई कोई जो है ईओ किसको पीआरओ बना दें, किसी को की और ड्यूटी डेलीगेट कर दें, ताकि जो लोग आ रहे हैं आपके पास प्रॉब्लम लेके उनका आप सोल्यूशन टाइमली प्रोवाइड कर दो। इंटेलिजेंस फंक्शन क्या होता है कि यहां पर भाई आप जो है पहले तो जितना भी डाटा ईपीएफओ के पास है उसको एनालाइज करते हो, उससे यूजफुल इनसाइट निकालते हो और उनको फिर अप्लाई करते हो। अगर मैं विजिलेंस की बात करूं तो यहां पर आप लोग इंटर डिपार्टमेंटल जो विजिलेंस फंक्शन होता है उसको आप परफॉर्म करते हो, प्लस जो एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं उनको भी आप सपोर्ट करते हो, और कई बार आपको भी ऑन डेपुटेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है ऑन विजिलेंस फंक्शन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आप यहां पर एक चीज चेक कर रहे होंगे कि भाई बहुत डाइवर्स रोल आप लोगों को प्ले करना है। कोई ऐसे वन साइज वाली जॉब नहीं है कि भाई जाके बैठो डेस्क पर डेली वही काम करो, वो बोरिंग जॉब हो जाती है। तो यहां पर आप लोगों को वैरायटी ऑफ फंक्शन देखने को मिलेंगे। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि जो लोग पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं, जो लोग सच में लोगों का भला करना चाहते हैं, जिनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है, तो उनको यहाँ पर वो काम करने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एचआरएम कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पर आप लोग एक अच्छा जो है अपना वर्क प्रोफाइल देखेंगे और आपको एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने ईपीएफओ के फंक्शंस की बात करी, ईपीएफसी पोस्ट की। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि भाई एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, और क्या ये फंक्शन आप टिल रिटायरमेंट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि काफी लोग जैसे सचिव नेहरा सर हो गए, निशांत ओझा सर हो गए, आकाश अग्रवाल सर हो गए, पूनम मैम हो गए, बहुत सारे लोग जो कि सिलेक्ट हुए हैं, जो हमारे कॉन्टेक्ट में भी हैं, दे आर एंजॉइंग देयर वर्क। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर बहुत ओवरलोड है, लेकिन काम करने में मजा आता है क्योंकि आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। और दोस्तों ईपीएफओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एम्प्लॉय वेलफेयर का बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो अगेन आप लोगों को एक अच्छा एनवायरमेंट, एक अच्छी वर्क कंडीशन और एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल यहां पर देखने को मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ज्वाइनिंग के टाइम पर हमारी सैलरी क्या होगी। सर आपने तो बार बार नंबर बोला है कि 1,10,000, 1,15,000, लेकिन प्रूफ क्या है? देखो मैं आप लोगों को एक एपीएफसी ऑफिसर की सैलरी स्लिप दिखा रहा हूं जो कि ज्वाइनिंग के तुरंत बाद की है। देखिए अक्टूबर 2024 में लास्ट बैच के जो एपीएफसी ऑफिसर थे उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, जो 2023 में एग्जाम कंडक्ट करके सिलेक्ट हुए थे। तो उनकी नवंबर की ये स्लिप है, नवंबर 2024 की स्लिप है, ठीक है। अब यहां पर जो आपका पे इन बैंड है, जो आपकी बेसिक पे आ रही है वो 56,100 के आसपास आ रही है, ठीक है। आपका जो डीए है लगभग 53% का डीए है, 53% का डीए है, तो 29,733 आपका डीए हो गया। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो लगभग 11,000 हो गया। आपका जो एचआरए है वो 16,830 हो गया। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेस हैं जिनके लिए शायद जो हमारे दोस्त थे वो एलिजिबल नहीं थे, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है कि भाई अगर आपको एक ऐसी लोकेशन पे भेज दे जहाँ पे बहुत तकलीफ है, जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, तो वहां पर आपको एक सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। देन दोस्तों एक स्पेशल पे मिलती है, कई बार आपने कोई स्पेशल ड्यूटी परफॉर्म कर रखी है तो उसके लिए आपको पर्सनल पे मिलती है। आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो यहाँ पे 2,000 रुपए का है वो मिलेगा ही मिलेगा हर हफ्ते। डिपार्टमेंटल अलाउंस होता है, ट्यूशन फीस है अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, और वॉशिंग अलाउंस है, स्मॉल फैमिली अलाउंस है कि भाई अगर आप हमारे दो की पॉलिसी फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर आपको स्मॉल फैमिली अलाउंस भी मिलेगा। तो ये सब मिला के आपकी जो सैलरी बनती है वो लगभग 1,15,689 बनती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि भाई आपका पेंशन में पैसा कटता है, लगभग 8,583 आपका पेंशन पैसा कटेगा। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आई डिडक्ट करके वो आई 1,06,896 रुपए। तो अगेन जो बैंड है वो लगभग 1,05,000 से लेकर 1,20,000 के बीच का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ अलाउंसेस आपको और भी ऐड होते दिखेंगे कुछ लोगों के केस में। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी है सून आफ्टर ज्वाइनिंग, नेक्स्ट मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। जिस मंथ आपने ज्वाइन किया उससे अगले मंथ की सैलरी स्लिप है। अब दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से अलाउंस है मैंने मेंशन भी कर रखा है। डियरनेस अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, डेपुटेशन अलाउंस है। तो जनरली भले ही ये जो है नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, बट इनके एक्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है वही फैसिलिटी यहाँ पर भी लोगों को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम है उसका भी पार्ट बनने का मौका मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का भी आप पार्ट बन सकते हो। आपको जो है रिलीफ फंड फ्रॉम ईपीएफओ, कंप्यूटर एडवांसेस फ्रॉम ईपीएफओ, फेस्टिवल एडवांसेस फ्रॉम ईपीएफओ, कन्वेंस अगर आपने कोई व्हीकल खरीदना उसका एडवांस, अगर आपने कोई हाउस खरीदना उसके लिए आप एडवांस ईपीएफओ से ले सकते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती रहेंगी अगर आप ईपीएफओ का पार्ट हो। और यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है कि एक तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और एक आपको स्टेबिलिटी, दोनों ही चीजें इंजॉय करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एपीएफसी पोस्ट एक बहुत पावरफुल पोस्ट है, एक अच्छी प्रोफाइल वाली पोस्ट है। तो यहां पर आप किसी के अंडर ज्यादा मतलब होता है ना कि किसी के अंडर काम नहीं करोगे, सब्जुगेट होकर काम नहीं करोगे, यू विल बी एन अथॉरिटी इन इटसेल्फ। तो आप लोगों को मजा आएगा काम करने में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जॉब प्रोफाइल, पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशंस एंड सैलरी ऑफ एन एपीएफसी ऑफिसर। आई होप आपको मजा आया होगा। और अगर थोड़ी मोटिवेशन हुई है और प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो हमने आपके लिए 3 डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। पहला है मास्टर कोर्स, comprehensive course in English medium for all the students who want to get a comprehensive course for all the components at one place, कि सर एक ही जगह सारा सॉल्यूशन मिल जाए। तो वो ये कोर्स है जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट डाउनलोडेबल नोट्स, क्विजेस, फुल लेंथ मॉक्स और वीकली मेंटर टॉक सेशन मिलेंगे। सेकंड कोर्स है एक स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, ये उन बच्चों के लिए है जो कि एक बार सारी प्रिपरेशन जीएस एंड क्यूआरई की कर चुके हैं, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स जो एग्जाम में आते हैं लाइक सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, आयरन लेबर लॉ, वो यहाँ से कंप्रेहेंसिवली कवर कर लेंगे। तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के जिन्होंने एक बार पूरी प्रिपरेशन कर ली है और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो इन कोर्सेज के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इनको चेक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।